किसी ने राह का पत्थर हमी को ठहराया, ये और बात की फिर आईना हमी ठहरे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसके नेताओं को ये शिकायत करनी पड़ रही है कि उन्हें कोई नमस्ते नहीं कर रहा है? दरअसल पिछले दिनों इटावा सदर की वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सरिता भदौरिया का एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। आप भी देखिए जरा। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतने ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा। तो देखा आपने सरिता जी कितनी नाराज हैं कि लोग उनसे नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। कितना बौखला कर वो कह रही हैं कि सरकार ने गल्ला दिया था, नमक दिया था, राशन दिया था, घर दिया था, सुविधाएं दी थी, वगैरह वगैरह। इन लोगों ने तब तो हमारा सब कुछ ले लिया और अब जब वोट मांगने जा रहे हैं तो ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। जब ऐन वोटिंग के पहले जनता नेताओं की बात न सुने तो फिर हार का डर लगना स्वाभाविक है। 5 राज्यों में दरअसल चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश अभी से ठंडा पड़ चुका है और ये देखकर बीजेपी आलाकमान के होश उड़ गए हैं। उत्तराखंड में तो चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के पहले ही बीजेपी नेता आपस में भिड़ने लगे हैं। गोवा से भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। मणिपुर में मतदान अभी होना है, लेकिन पूर्वोत्तर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। खासकर पूर्वोत्तर में इस वक्त आपसपा बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बीजेपी इस पर घिरी हुई नजर आ रही है। पंजाब में तो बीजेपी रेस में कहीं है ही नहीं और बचा यूपी, जहां बीजेपी ने बड़ी शान से दावा किया था कि राम जी को ले आए हैं तो जनता उन्हें ले आएगी। उस यूपी में अब बीजेपी को चुनाव के बीच ही अपनी लुटिया डूबती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव ने तो पहले 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी के शतक लगने का दावा किया था, फिर यह भी कह दिया कि तीसरे चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी। अखिलेश के दावों का सच भी 10 मार्च को सामने आ ही जाएगा, लेकिन अभी ये तो सच कह ही रहे हैं सभी लोग कि बीजेपी साफ नहीं तो हाफ हो जाएगी और हाफ होने का यह डर बीजेपी की बौखलाहट को बढ़ा रहा है। पिछले दिनों कानपुर में पहले अमित शाह और फिर स्मृति ईरानी के रोड शो फ्लॉप हुए। इससे पहले कई जगहों से बीजेपी प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्या इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि वो बीजेपी को अब बाय बाय यानी अलविदा या कहें तो राम राम कहने जा रही है? आइए आज आईने की नजर से इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के होश किसने उड़ाए और इन मुश्किल हालात को देखकर भी बीजेपी अपने विभाजनकारी पैतरों को छोड़ क्यों नहीं रही है। क्या घोटालों में फंसी बीजेपी को अपने बचाव के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलना पड़ रहा है? इन सब पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बीजेपी के खिलाफ हार की सुनामी कहां से उठ रही है। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जन विरोध की लहर है। शुरुआती 3 चरणों में मुस्लिम, जाट और यादव बहुल मतदाताओं ने मतदान किया और ये तीनों बीजेपी को हराने वाले सबसे बड़े फैक्टर इस समय बने हुए हैं। बीजेपी ने लाख कोशिश की कि कैसे भी करके किसान आंदोलन के कारण अपनी बिगड़ी छवि को सुधार ले, लेकिन साख का मामला भी नैतिक मूल्यों की तरह होता है। एक बार गिरावट आनी शुरू हो जाए तो फिर संभलने में काफी वक्त लगता है। बीजेपी की साख पर भी बट्टा लग चुका है। इसके 2 मुख्य कारण दिख रहे हैं। पहला कारण ये कि बीजेपी यानी योगी सरकार को लेकर राज्य के कमोबेश हर धार्मिक, सामाजिक और जातीय समूह में नाराजगी है और ऐसा लग रहा है कि जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है। दूसरा कारण ये है कि प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति अब फीकी पड़ चुकी है। हिजाब उपद्रव जैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन वाले मुद्दों का भी जनता पर अभी तक कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है और वोटर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समस्याओं और मुद्दों या फिर जातीय हित के आधार पर वोट डाल रहा है। ओबीसी मतदाताओं को साथ करने के लिए केंद्र सरकार में मंत्रियों की नियुक्तियों से लेकर हिंदू मुस्लिम वाले सारे दांव बीजेपी ने चले। कैराना के पलायन के जख्म कुरेदे,
बाबरी विध्वंस की याद दिलाई, अब्बा जान, जालीदार टोपी, जिन्ना, कब्रिस्तान, शमशान जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयान दिए ताकि वोटर्स में गोलबंदी हो जाए। लेकिन जनता भी समझ चुकी है कि जो लोग विकास के बारे में अब तक झूठे वादे करते आए हैं वो धर्म के नाम पर कितना सच बोलेंगे। नतीजा ये है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ लहर ही नहीं बल्कि सुनामी दिख रही है। तो बीजेपी ने विकास के नाम पर मतदाताओं को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश की है, लेकिन इस चुनावी मौसम में बीजेपी की ये परत भी उतर गई है। ये कुछ तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने इन तस्वीरों को। इसमें पहली तस्वीर जो है वो उस वक्त की है जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और इसमें चीन के एक एयरपोर्ट को योगी सरकार ने जेवर का एयरपोर्ट बताकर पेश किया था। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के विज्ञापन की है जिसमें यूपी के विकास कार्यों का बखान योगी जी करना चाहते थे, लेकिन अपनी आदमकद तस्वीर के साथ उन्होंने कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर लगा दी। और तीसरी तस्वीर में तो इतने गलत ढंग से फोटोशॉप किया गया है कि चोरी तुरंत पकड़ाई में आ गई। इटावा की रैली में भीड़ दिखाने के लिए योगी जी ने जो तस्वीर ट्वीट की उसमें वो खुद एक दिशा में हाथ हिला रहे हैं और दूसरी दिशा में जनता हाथ हिला रही है या देख रही है। बीजेपी के दावों की तरह इन तस्वीरों का सच दोस्तों सामने आते ही देर नहीं लगी और उससे वोटर्स के बीच बीजेपी की जो छीछा लेदर हुई वो अलग हुई। वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी योगी सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग का आंदोलन दिल्ली में खड़ा हुआ और जल्द ही इसकी तपिश सारे देश में महसूस की जाने लगी। यूपी में भी सीएए के खिलाफ जबरदस्त विरोध जनता ने किया था, लेकिन योगी सरकार ने बुलडोजर वाले अंदाज में ही इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ न केवल नोटिस जारी हुए बल्कि उनके पोस्टर भी सड़क और चौराहों पर लगाए गए थे। ये लोकतंत्र का अपमान था क्योंकि विरोध करने के अधिकार को सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐन चुनाव के पहले योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिसंबर 2019 में कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को यूपी सरकार ने भरपाई नोटिस जारी कर कार्रवाई की थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को सरकार को फटकार लगाई थी। अब यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस लिए गए हैं, जिस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपए की पूरी राशि वापस करेगी जो इस कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए जो रिकवरी नोटिस योगी सरकार ने जारी किया था वो गलत था। अब इस आदेश से पीड़ित लोगों को उनकी रकम कब तक मिल पाती है ये देखना होगा। वैसे इस बात का भी इंतजार रहेगा कि इस तरह से मानसिक तौर पर जनता को सताने के लिए योगी सरकार माफी मांगती है या नहीं। अगर बीजेपी ने सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून और कृषि बिल लाने जैसे मनमाने फैसलों के लिए माफी नहीं मांगी तब भी जनता अपनी तरफ से इस बात का हिसाब कर लेगी और जनता जब हिसाब करने पर आमदा होती है तो आप जानते हैं कि स्थापित सत्ताएं तिनके की तरह उड़ जाती हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। इस वक्त हिजाब को लेकर भी जो माहौल बन रहा है देश में उसमें भी बीजेपी को डर लग रहा है कि यहां भी हिसाब उसके लिए घाटे वाला न साबित हो जाए। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावों के वक्त कर्नाटक में जिस तरह हिजाब विवाद खड़ा हुआ है और लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस विवाद की चिंगारी को सुलगाया और हवा भी दी ताकि चुनावी हवा बदल सके। शायद बीजेपी को अपनी हार का एहसास पहले से था, इसीलिए यूपी में तो लगातार सांप्रदायिक एजेंडा चलाया जा रहा था। साथ ही अन्य राज्यों में भी वोटर्स को भावनात्मक तौर पर बरगलाने के लिए बीजेपी ने हिजाब का मुद्दा गरमाए रखा। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के नाम पर स्कूल कॉलेजों में जाने से रोका जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं के बाहर सार्वजनिक तौर पर उनके हिजाब उतरवाकर उनका अपमान हो रहा है। कई जगह छात्राओं को कक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है और एक जगह तो एक शिक्षिका को हिजाब पहनकर पढ़ाने से रोका गया तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। हिजाब के विरोध में जब केसरिया गमछे स्कूलों और कॉलेजों में पहुंच गए तभी समझ में आ गया कि यहां मुद्दा यूनिफॉर्म का नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम का है। हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। इस विवाद से बीजेपी ने राजनीतिक लाभ की जो गुंजाइश देखी होगी वो भी अब गुम होती दिख रही है।
इसीलिए बीजेपी नेता भी अब इस विवाद पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मामले को उठाया तो कोलार के सांसद एस मुनिस्वामी को छोड़कर बीजेपी के ज्यादा सांसद चुप रहे। भड़काऊ भाषण देने में माहिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या भी चुप रहे। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी नेता हिजाब विवाद से परेशान दिख रहे हैं। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री ने इस विवाद पर चिंता व्यक्त की है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है और यहां सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है कि कहीं हिजाब के विरोध से सीएए विरोधी जैसा कोई आंदोलन इस देश में खड़ा ना हो जाए फिर से, जिसमें मुस्लिम महिलाएं ही सबसे आगे थीं। शाहीन बाग आपको याद होगा, शाहीन बाग की आंदोलनकारी महिलाओं और उसके बाद कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हुए किसानों ने मोदी सरकार को जनता की ताकत का एहसास करा दिया है। देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक अपनी हार को नजरअंदाज करती रहेगी। वैसे जनता सरकार के फैसलों को अब नजरअंदाज नहीं कर रही है और न ही वो घोटाले जनता की नजर से बच रहे हैं, जिनके घोटालेबाजों ने जनता को अरबों का चूना लगाया है। इन घोटालेबाजों को बचाने के लिए मोदी सरकार अब अगर बहाने गढ़ेगी तो इसकी मार उसे 2024 के चुनावों में पड़ सकती है। मोदी सरकार के पिछले 7 वर्षों में देश की आर्थिक तौर पर जो दुर्गति हुई है उसका सबसे अधिक खामियाजा जनता ने भुगता, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ी तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी से हिंदू युवा भी प्रभावित हुए। लॉकडाउन के कारण देश में करोड़ों छोटे एवं मध्यम उद्योग धंधे बंद हो गए। इसमें भी कम से कम 90% धंधे हिंदुओं के ही थे। सरकार कंगाल हो चुकी है और अब देश की संपत्ति बेच कर अमीरों के घर भर रही है और बैंकों में जो जनता की जमा पूंजी है उस पर कर्जखोर अमीरों की गिद्ध दृष्टि है। हाल ही में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे 75 वर्षों का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड कंपनी पर सीबीआई ने कथित तौर पर 22,882 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला 2012 से 2017 के बीच का है। एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में 2017 में इस कंपनी की शिकायत गई और 2019 में इसके बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। लेकिन अब जाकर देश के लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें एक बार फिर हजारों करोड़ों की ठगी का शिकार होना पड़ा है। इससे पहले मोदी सरकार में ही पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ हड़पने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी फरार हैं। अब तक पीएनबी घोटाले को ही सबसे बड़ी धोखाधड़ी माना गया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि एबीजी शिपयार्ड ने आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एलआईसी से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया और उस कर्ज को वापस न चुकाकर विदेशों में संपत्ति खरीद ली। तो इस सबसे बड़े घोटाले की जांच और सजा की कार्रवाई कब पूरी होती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शेयर बाजार नियामक यानी सेबी ने कहा है कि एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण ईमेल पर हिमालय के एक रहस्यमयी योगी से मिले निर्देश या सलाह के आधार पर फैसले लेती रहीं और उनसे एनएसई की गोपनीय जानकारियां भी साझा करती रहीं। जिस जगह पर शेयरों की खरीद फरोख्त से मिनटों में लाखों करोड़ का कारोबार होता है, अगर वहां पर किसी अज्ञात योगी या बाबा के प्रभाव में आकर फैसले लिए जा रहे थे तो आप समझ लीजिए कि शेयर बाजार के निवेशकों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा था। आश्चर्य की बात यह भी है कि इस तरह के तमाम घोटाले 2-4 साल बाद सामने आते हैं, तब तक अरबों खरबों का खेल हो चुका होता है। एनएसई में अज्ञात योगी वाली बात तो और भी अजीब है, क्योंकि इस योगी के निराकार होने का दावा चित्रा रामकृष्ण करती रहीं। मतलब वो जब चाहे प्रकट हो जाता है, जब चाहे तो गायब हो जाता है। कैसा योगी है? लेकिन सवाल यह है कि यह कैसा बाबा या योगी है जो ईमेल से करता है, यानी ईमेल तो करता है मगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सवाल यह भी है कि यह कैसी सरकार है जो हर चीज को डिजिटल करने का दंभ तो भरती है, लेकिन एक ईमेल एड्रेस के आधार पर उस इंसान का पता नहीं लगा सकती या उस पते को खोज नहीं सकती जहां से ईमेल करके देश के स्टॉक एक्सचेंज को कठपुतली की तरह चलाया जा रहा था। क्या यह योगी मोदी सरकार के विकास की तरह है जो कहीं नजर नहीं आता? देश की असल समस्याओं को सुलझाने की जगह जनता पर सांप्रदायिकता के वार और घोटालों की मार से खुद बीजेपी अपने लिए हार का रास्ता न बना ले। खैर, शायर सरफराज जाहिद ने ठीक ही फरमाया है, लम्हा इतनी गुंजाइश रखता है खुद में,
लम्हा इतनी गुंजाइश रखता है खुद में, आप उसमें आने से पहले जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।